Good morning, students. This is Kalpana Singh on this stage RITT. यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो आते हैं वो आप तक पहुँचे और आप वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है, तो भारतीय संविधान की विशेषताओं में सबसे पहला है लोक प्रभुता पर आधारित संविधान। यानी कि लोगों की जो लोक प्रभुता यानी कि लोगों को इसमें वरीयता दी गई है, उसके आधार पर संविधान का निर्माण किया गया है। और आगे देखिए, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। हमारा संविधान लिखित है और सबसे बड़ा संविधान माना गया है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, और समाजवादी राज्य एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य, कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय, एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन और संसदात्मक शासन व्यवस्था, मूल अधिकार और उन अधिकारों का व्यापकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना, न्यायपालिका की सर्वोच्चता तथा संसदीय सर्वोच्चता का मिश्रण और वयस्क मताधिकार का प्रारंभ और अल्पसंख्यक तथा पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था और एकल नागरिक अब संशोधित है। 24 अगस्त 2005 को राष्ट्रपति ने नागरिकता संशोधन विधेयक को स्वीकृति दी और 1950 के पहले देश छोड़ने वालों को दोहरी नागरिकता प्रदान हो जाएगी। और सामाजिकता समानता की स्थापना, संकटकालीन प्रावधान, कल्याणकारी राज्य की स्थापना और एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था, ग्राम पंचायतों की स्थापना, विश्व शांति का समर्थक, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव। ठीक है, तो आगे देखिए, ये सब क्या थी, हमारी विशेषताएं थी संविधान की। अब हम देखेंगे भारतीय राज्य की प्रकृति तथा मूल अधिकार। ठीक है, तो आगे देखिए, हम लोग देखते हैं यहाँ पे भारतीय राज्य की प्रकृति तथा मूल अधिकार। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के राज्य की प्रकृति, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, संपूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न राज्य, समाजवादी राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य, लोकतांत्रिक राज्य और गणतंत्रात्मक राज्य, और लास्ट में है न्याय। ठीक है, तो हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं, संपूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न राज्य। तो प्रस्तावना में प्रयोग किए गए शब्द प्रभु सत्ता संपन्न से अभिप्राय है कि राज्य आंतरिक तथा बाह्य मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है तथा राज्य बाह्य शक्ति पर निर्भर नहीं है। संविधान में केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया है, परंतु प्रभु सत्ता का कोई विभाजन नहीं है। संकट काल के अवस्था में संघ राष्ट्रीय हित में राज्यों पर शासन कर सकता है और सामान्य काल में संघ राज्य के दिए हुए विषयों पर कानून भी बना सकता है। अब दूसरा है हमारा समाजवादी राज्य। तो समाजवाद से अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसमें उत्पादन व वितरण का स्वामित्व राज्य के हाथ में रहता है और समाजवादी राज्य सभी की उन्नति के लिए समान रूप से प्रयत्न करता है। यह अमीरों एवं गरीबों के मध्य के अंतर को समाप्त करने की कोशिश करता है और समाज के गरीब, पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों की सुरक्षा प्रदान करता है या सुरक्षा देता है। अब अगला है हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता, राज्य केवल नागरिकों के आपसी संबंधों से संबंधित होता है। राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, धर्म किसका होता है? मनुष्यों का होता है, एवं उनका मानव व ईश्वर के आपसी संबंधों का कोई सरोकार नहीं है। सभी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं और किसी भी धर्म को मान सकते हैं और सभी को यह अधिकार है कि वह किसी भी भगवान की पूजा पाठ करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अब अगला हम देखेंगे लोकतांत्रिक राज्य।
ठीक है। तो लोकतंत्र से अभिप्राय है कि सरकार को समस्त शक्ति जनता से प्राप्त होती है, शासकों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है और वे उन्हीं के प्रति उत्तरदायी होते हैं और नागरिकों को सरकार बनाने के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने का पूर्ण अधिकार होता है और चुनाव लड़ने का भी अधिकार होता है। अब अगला है हमारा गणतांत्रिक राज्य। तो गणतंत्र से भी प्राय है कि राज्य का अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति है जो एक निश्चित अवधि के लिए पद ग्रहण करेगा या करता है। लास्ट है हमारा न्याय। तो प्रस्तावना में न्याय को स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व से ऊपर रखा गया है। न्याय जीवन के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पक्षों को पूरा करता है। तो देखिए यहाँ पे प्रस्तावना के महत्वपूर्ण होते हुए भी आरंभ में इन्हें संविधान का भाग नहीं माना गया तथा इसे संविधान की व्याख्या का स्रोत स्वीकार नहीं किया गया। वास्तव में बेरूबरी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना को साधारण कानून के प्रावधानों पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती, परंतु 1973 में केशव चंद्र भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग माना गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का हम कल